Good afternoon, all of children, class 10 A and 10 B. I have explained you yesterday about verb and its parts. Perhaps you would understand about it. Now I explain again. Verb. वर्ब दो पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट है आपका ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब बच्चों इसको ध्यान से सुनिएगा। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की डिफिनीशन। ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब को क्या बोलते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब को क्या बोलते हैं, सबसे पहले डिफिनीशन आपको देखनी है ट्रांजिटिव वर्ब की। अ ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, ये ट्रांजिटिव वर्ब की डिफिनीशन है। और इंट्रांजिटिव वर्ब को हम क्या कहते हैं, इसकी डिफिनीशन ध्यान से सुन लीजिए। इंट्रांजिटिव वर्ब एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज एन एक्शन वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर द एडिशन ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है इंट्रांजिटिव वर्ब आकर्मक क्रिया है और ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया है। ध्यान से सुनिएगा। मैंने बताया आपको ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जिसमें वर्ब की आवश्यकता ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, इसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। इसको हम कहते हैं आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया, आकर्मक मीन्स होता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता और सकर्मक जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। ये आपको ध्यान देना है। इसके बारे में मैंने कल बताया था। आज मैं स्पष्ट रूप से ये बता देना चाहता हूँ इसमें कौन कौन से वर्ब आते हैं और इसमें कौन कौन से वर्ब आते हैं जो हम प्रायः लिखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। जैसे इसमें आप लिखते हैं एग्री, अपीयर, एग्री, अपीयर, अराइव, इनकम, अराइव, इनकम और बिलोंग, बीकम। इस तरह से बीकम भी लिख सकते हैं। इनकम न लिख करके बीकम लिख दीजिए यहाँ पर। बीकम ज्यादा सही रहेगा क्योंकि बी से हम पहले शुरू कर देते हैं, इसके बाद आई में पहुंचेंगे। बिलोंग ये भी एक वर्ब है। और कॉलप्स जिसको टकराना बोलते हैं, COLLOPSE, ये भी एक वर्ब है आपका। COLLOPSE कॉलप्स मीन्स होता है टकराना, भिड़ंत होना। इसके बाद और भी ढेर सारे वर्ब हैं जो हम पढ़ते हैं। कॉन्सिस्ट एक वर्ब है, कॉन्सिस्ट, CONSIST, कॉन्सिस्ट ये भी वर्ब है, सी में आता है। और इसके अतिरिक्त आपके कॉस्ट,
कफ, कैरी, कास्ट, कप, कैरी, इस तरह से। अब इसमें आते हैं अकर्मक क्रिया में। अकर्मक क्रिया में कौन कौन से वर्ब होते हैं जो हम प्रयोग करते हैं, जैसे टर्न ऑन। टर्न ऑन ये अकर्मक यानी क्रिया है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। शूट, SOOTHE, नंबर 1, नंबर 2, इस तरह से आपके वर्ब हैं जिसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं और लिखते हैं। ग्रेब, GRAB, ये ग्रेब वर्ब होता है। इम्पावर, पावर होता है, और जिसे बोलते हैं POWER, POWER। इसको जब हम वर्ब बनाते हैं तो ये वर्ब हमारा बनता है इंट्रांसिटिव वर्ब, इम्पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पावर। ठीक है। इसके बाद इग्नाइट, प्रेस, इग्नाइट, इग्नाइट, प्रेस, PRAISE, ये भी आपका ये वर्ब है। इम्प्रेस, इम्प्रेस जिसे इम्प्रेस यानी प्रभावित करना, इम्प्रेस करना। ठीक है। प्रेस, PRAISE, इम्प्रेस करना यानी प्रभावित करना। प्रेस मीन्स प्रशंसा करना। प्राइम, इन्फ्लेट, प्राइम, PRIME, इन्फ्लेट, INFLATE, ये आपका ये आप समझ गए होंगे ट्रांसिटिव वर्ब। इसकी मैंने डेफिनेशन आपको बताई। ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब, इसका कर्मक क्रिया बोलते हैं। इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये भी लिखे गए हैं। ये आपके वर्ब है। अब प्रश्न ये है कि वर्ब पार्ट्स तो दो हो जाते हैं, सकर्मक और अकर्मक, जिसे इंग्लिश में ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। इसके बाद ऑप्शन क्या है, इसके और पार्ट्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, बच्चों, you know parts of verb, parts of verb, वर्ब के भाग कितने होते हैं इसके बारे में भी मैंने बताया आपको। सबसे पहला पार्ट होता है जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इसके भाग ये मेन वर्ब जिसे मुख्य क्रिया कहते हैं, और तीसरा भाग होता है मॉडल्स। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो आपका है इसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया, इसको मुख्य क्रिया, और इसको भी हम सहायक के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि ये मुख्य क्रिया के रूप में नहीं हो सकती। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब में भी पार्ट्स हैं। सबसे पहले जैसे हम लिखते हैं टू बी, पहला पार्ट इसका हो जाता है टू बी, टू डू, टू हैव। इसमें मैंने बताया था इज, एम, आर, वाज या वर। इसमें आपका डू, डज, डिड। इसके अंतर्गत आपके वर्ब में हैज, हैड, हैड, ये सभी
इसमें लिखे जाते हैं। मुख्य क्रिया, क्रिया का मुख्य भाग जो किसी भी सेंटेंस में उसकी मुख्य कार्य को दर्शाता है वो मेन वर्ब होता है। इसके अंतर्गत आपका appear, agree, become, carry, weave, laugh, play, बहुत से वर्ब हैं। ये मैंने एग्जाम्पल बुक में इनको लिखा है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, एग्री मीन्स उपस्थित होना, एग्री मीन्स राजी होना, सहमत होना, बीकम मीन्स होना, कैरी ले जाना, भी रोना, लाफ हंसना, प्ले खेलना। इस तरह से बहुत सारे वर्ब हैं जो मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त है आपके जो मॉडल्स हैं, इसके अंतर्गत कैन, could, shall, should, will, would, may, might, must, ought to। ये प्रेजेंट को दर्शाता है, ये पास्ट को दर्शाता है। शुड है, ये शुड का जो प्रयोग होता है चाहिए के लिए होता है। अगर इसका प्रयोग कह दिया जाए कि उसे पढ़ना चाहिए था, उसे पढ़ना चाहिए, दोनों में अंतर है। यहाँ पर अगर शुड के साथ हैड का प्रयोग करते हैं तो ये चाहिए था पास्ट में चला जाता है। अगर हम शुड का ही केवल प्रयोग करते हैं, उन्हें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, बच्चों को अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, तो यहाँ सेंटेंस का ट्रांसलेट इस तरह से कर सकते हैं, स्टूडेंट्स शुड ओबे योर एल्डर्स और टीचर्स। तो यहाँ शुड का प्रयोग करना चाहिए था तो पास्ट में चला जाता है। भी ये प्रेजेंट को शो करता है, वुड पास्ट को शो करता है, मे प्रेजेंट को शो करता है और माइट पास्ट को शो करता है। मस्ट का भी प्रयोग चाहिए में होता है और टू का प्रयोग चाहिए में होता है, लेकिन इसके बहुत अंतर हैं, डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस समझने की जरूरत है। इसका प्रयोग प्राय कैन का प्रेजेंट में करते हैं, जिसमें हमें किसी कार्य को कर सकने का बोध होता है, कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। इसमें हम प्रेजेंट टेंस के रूप में कैन का प्रयोग करेंगे। वुड का प्रयोग पास्ट को दर्शाता है। वह विद्यालय जा सका, वो अपना काम समय से पूरा कर सका, उसमें वुड का प्रयोग करते हैं। वही कंडीशन सर में और विल में, जिसमें फ्यूचर टेंस को शो करता है, फ्यूचर टेंस को दर्शाता है। Perhaps I hope that you will understood each parts of the verb. Actually, इसी को हम helping verb भी कहते हैं। कुछ लोग इसको helping verb यानी HV शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, HV यानी helping verb। ये मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया मॉडल से सहायक क्रिया के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। आगे मैं आपको बता रहा हूँ, इसी में टू बी, टू डू और टू हैव, ये तीनों पार्ट्स अलग-अलग दिए गए हैं। इनका यूज कैसे कहाँ पर किया जाता है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। बच्चों, यूज ऑफ टू बी के अंतर्गत ये सभी जानते हैं, ये प्रेजेंट टेंस में और ये पास्ट टेंस में, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग होता है सिंपल प्रेजेंट
और इसको हम सिंपल पास्ट में प्रयोग करते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट के रूप में जैसे सबसे पहले इट इज टाइम टू शट द शॉप। यहां पर इसका प्रयोग किया गया है। ये सिंपल प्रेजेंट को दर्शा रहा है। ये सिंपल प्रेजेंट है। अगर इसी जगह लिखा हो इट वाज डार्क आउटसाइड, ये सिंपल पास्ट को दर्शाता है। सिंपल पास्ट इसमें you know about it that is often used in singular or in plural and often use I. Those are naughty boys। यहाँ those प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है। प्लूरल those are naughty boys। प्लूरल के साथ आर का प्रयोग जैसे मैंने लिखा है is singular are plural and often used I के साथ यूज होता है। those are naughty boys। those boys were naughty। यहाँ those boys ऑलरेडी आपका नाउन पहले आ गया है। ये आपका डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ ये आपका कॉमन नाउन प्लूरल में प्रयोग किया गया है। इसी के साथ यहाँ पास्ट सिंपल पास्ट के लिए वर का प्रयोग किया गया है। सिंपल पास्ट को शो कर रहा है, सिंपल पास्ट को दर्शा रहा है। those boys were naughty। There was a king इसमें यानी सिंगुलर का प्रयोग हो रहा है, इसलिए वास का प्रयोग किया गया है। There was a king in Uzzair। A article so as singular, so here use was as simple past tense।